जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः योगेंद्रा टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में आप मुखातिब हुए थे सिलेबस से। आज दोबारा मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष उसी को आगे बढ़ाने के लिए। आज की कक्षा में हमारा जो विषय है वह आपके सिलेबस का पहला टॉपिक होगा और जो पहला टॉपिक है उसका नाम है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना विषय, अपना पहला टॉपिक। देखिए हमारे विषय का जो नाम है, आज जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वह है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। पिछली कक्षा में हमने आपसे डिस्कशन किया था, वहाँ मैंने आपको ये बात बता रखी कि भाषा से भी सवाल कुछ आए हैं और बोलियों से भी आए हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये समझेंगे। देखिए हिंदी की बात मैं कर लूँ तो हिंदी कहीं ना कहीं विश्व में एक अच्छे स्तर पर बोली जा रही है। तीसरे स्थान पर लगभग ये बोलने वाले की संख्या में है। अगर आप संख्या की दृष्टि से देखें जो लोग बोलते हैं तो तीसरे स्थान पर ये है। तो थोड़ा सा जानना जरूरी है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष में मैंने देखा है कि इस विषय से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो चूंकि प्रश्न आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जानना चाहिए। और वैसे भी प्रश्न आना ठीक है, बहुत जरूरी। प्रश्न जो आएंगे उन आयामों पर तो मैं चर्चा करूंगा ही। सामान्य रूप से जब आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, आप हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, ऐसी स्थिति में आपको उस विषय के बारे में पता होना अनिवार्य है। कम से कम यह तो पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या है और उससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ तथ्यों की चर्चा मैं करता हूं। सबसे पहली बात, आपको मैंने पिछली क्लासेज में बताया होगा। अच्छा, पिछली क्लासेज में क्या सिलेबस तो मैंने डिस्कशन किया, वहां मैंने नाम भी लिया था दो एक भाषाविदों का। उन्हीं में से एक भाषाविद हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। सबसे पहली बात मैं इन्हीं की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक मान्य भाषाविद हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ में इन्होंने क्या बताया है, हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, हिंदी की बात मैंने अभी नहीं की है। इनका ग्रंथ कौन सा है देखेंगे। इन्होंने अपने ग्रंथ निशीथ चूर्ण में सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। एक सवाल यहां होना चाहिए कि हम हिंदू शब्द की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आपके मन में ये बात आती है कि हिंदू से क्या बना है, हिंदुस्तान। हिंदू से क्या बन गया, हिंदी। तो हिंदू की बात मैंने कर ली। ये सवाल भी पूछा जा चुका है हायर लेवल एग्जाम्स में, इस तरह के सवाल आए हुए हैं। खास करके इनके ग्रंथ का नाम की आचार्य भोलानाथ तिवारी ने अपने किस ग्रंथ में इसकी चर्चा की है, तो किस में किया है, निशीथ चूर्ण में किया है। अब हम हिंदी शब्द की भी बात करेंगे। आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। अगर हम इसके समय की बात करेंगे तो इनका जो समय होता है वो होता है 7वीं 8वीं शताब्दी। इसमें क्या किया गया है, इनका वर्णन किया गया है। निशीथ चूर्ण नामक इनकी पुस्तक है जो कि एक प्राचीनतम ग्रंथ है इनका, उसमें क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदू शब्द की। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति की बात करें उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, दो एक फैक्ट और भी हैं, जरा सा आप एक बार ध्यान दें। आपने देखा होगा किताबें आपको बता देती हैं कि सबसे पहला शब्द आ जाएगा सिंधु, फिर उसके बाद आप देखेंगे सिंध, और सिंध से आप देखते हैं कि बनता है हिंद, हिंद से क्या बन जाता है, हिंदी।
ऐसा किताबों में आपको बता दिया गया है। मूल रूप से थोड़ी सी चर्चा अगर हम ये करें कि यहाँ पर सिंध हिंद हिंदी किस प्रकार से बन रहा है, तो आप ये पाते हैं कि अगर मैं बात कर लूँ भारत की, भारत का पूरा मैप तो नहीं बनाया जा सकता है, फिर भी एक सांकेतिक मैप के रूप में यहाँ आप देखने का प्रयास करेंगे कि यद्यपि हम भारत को समझें थोड़ा सा, तो आप इसमें पाएंगे ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग हिमालय श्रेणी है, अरावली हिमालय, ये आप देखेंगे यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। मूल रूप से यहाँ पर क्या है, पर्वत है, और यहाँ आप देखेंगे क्या है, जल क्षेत्र है। ये जो आपका है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर क्या है, जल क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में आप ये पाते हैं कि आने का जो मार्ग है भारत में, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जल क्षेत्र है, तो भारत का जो प्रवेश मार्ग है वह क्या है, कठिन है, दुश्वार ही है। तो ऐसी समस्या भरे मार्गों से गुजरना लोगों के लिए समस्या का विषय है, और लोग क्या कर रहे हैं, उनको मार्ग कौन सा मिल रहा है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान का। इधर आप पाकिस्तान देखेंगे, यहाँ फिर आप अफगानिस्तान देखेंगे, बाकी इधर आपका ईरान, इराक इत्यादि देश आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि आर्य जो आए थे, ये भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कई लोग अलग अलग तरीके से मत देते हैं, सबका अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह यही है कि आर्य कहाँ से आए, तो आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। अब अगर आर्य मध्य एशिया से आ रहे हैं तो पहली बात तो यहाँ आर्य आए मध्य एशिया से, ठीक है। अब यहाँ से आर्य अगर आए तो कहीं ना कहीं उनके लिए सुगमता थी कि मार्ग यहाँ पर इनके जाने का आसान है। दूसरी बात आप देखेंगे कि सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है और ऐसे आ रही पाकिस्तान में, ये पंजाब होते हुए यहाँ आप देखेंगे सिंधु नदी का क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ से जो लोग मध्य एशिया के गए वो तो गए ही, बाद में यहीं से यहाँ पर आप देखेंगे फारस की खाड़ी है, इधर आप आ जाएंगे नीचे, यहाँ ईरान या फारस देश आपको दिखेगा। तो यहाँ से लोग गए और ये कहाँ आते हैं, सिंधु नदी के पास। जब ये सिंधु नदी के पास आते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी भाषा शैली के अनुसार क्या किया है, स और ध, यहाँ आप देख रहे हैं ह और द, तो इन्होंने स को क्या बना दिया है ह, ध को क्या बना दिया है द। ऐसी पुस्तकें और ऐसी मान्यताओं को आप पढ़ते हैं, पुस्तकों में ऐसा वर्णन है, और अन्य कई ऐसे विद्वान हैं जो इस पर चर्चा करते हैं या बताते हैं इस तरह की बातों को। मूल रूप से आपने पहली बात ये देखी कि बाकी के मार्ग जो हैं वो क्या हैं, कठिन है। ये एक आसान या सरल मार्ग है भारत आने के लिए, और ऐसी स्थिति में इधर से लोग आते हैं। चूंकि इनकी बोलने की जो शैली है, अपने शैली में ये क्या कर रहे हैं, सिंध को हिंद बोल रहे हैं, स को हो और ध को द, और ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर एक बन जाती है ई की, जो कि प्रत्यय के रूप में ये लगाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर या गांव में जहाँ पर यहाँ अवधि बोली जाती है, सामान्य रूप से आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर अवधि प्रयोग होती, और अवधि में आप जानते हैं जब आप बुलाते हैं तो सामान्यतः अंत में व लगा दिया जाता है, रमेशवा, सुरेशवा, इस तरह से आपको बुला लिया जाता है। वैसे ही इनके बोलने का जो क्रम है उसमें ये बाद में क्या जोड़ दे रहे हैं, ई जोड़ दे रहे हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से क्या बना दिया, हिंदी। एक तो टर्म यह है, एक तथ्य हमने ये जाना कि इस तरह से क्या होता है, लोग आते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि सिंध क्षेत्र है, और सिंध क्षेत्र के अगल बगल के लोग कौन है, सिंधवासी हैं। तो उन्होंने सिंध से क्या बना दिया, हिंद, और हिंद से क्या बना दिया, हिंदी। एक बात आपको ये याद रखना है, इसी से आप ये जोड़ लेंगे। चूंकि यहाँ पर ये प्रत्यय अब कैसा हो जाएगा, ईरानी या फारसी। पूछा गया सवाल है कि हिंदी में कैसा प्रत्यय है, ई, और कैसा है, किस भाषा का है, तो ईरानी या फारसी का। दूसरा सवाल आप यहाँ और याद रखेंगे कि हिंदी शब्द, मैं हिंदी भाषा की बात कदापि नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा हिंदी शब्द। हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द भी किसका है, ईरानी या फारसी भाषा का है। इसको भी आप अपने नोट्स में जरूर लिखें कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, ईरानी या फारसी भाषा का है। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, तो एक तो पहलू ये है जो हिंदी शब्द के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें विद्वानों के द्वारा की गई हैं। अब हम दूसरे फैक्ट की चर्चा करते हैं हिंदी शब्द के संदर्भ में। आप जानते हैं सिंधु शब्द या सिंध शब्द जो है, सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंधु का ही फारसी में क्या नाम बन गया, हिंदू। यहां पर आप ध्यान देंगे ये जो शब्द है आपका सिंधु, यही फारसी में क्या बन गया, हिंदू। ये
और इसी से इसीलिए क्या हो गया, फारसी में आपका हिंदी का भी नामकरण कर दिया गया। तो ये हिंदी शब्द जो है आपका क्या बन गया, हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का है, पहला पॉइंट। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, सिंधु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। सिंधु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें तो ये मिल जाता है आपको ऋग्वेद के अंतर्गत। कहाँ पर प्राप्त होता है, ऋग्वेद में। परंतु आप ध्यान रखेंगे यहाँ जो सिंधु हम प्रयोग किए हैं ऋग्वेद में, जो हम यहाँ देखते हैं कि सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है, वह किस अर्थ में किया गया है, तो एक नदी के अर्थ में किया गया है। किस अर्थ में किया गया है, नदी के अर्थ में किया गया है। कहने का मतलब कि जो सिंधु नदी बह रही है उसकी बात कहाँ की गई है, ऋग्वेद में। सबसे पहला प्रयोग आपको कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो हिंदी शब्द है वो व्याकरण की दृष्टिकोण से क्या है। सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टिकोण से, हिंदी शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से कैसा शब्द है। हिंदी शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से कैसा शब्द है। तो ये कैसा शब्द है, हिंदी शब्द क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। अब एक सवाल मन में आता है, ज़्यादातर लोग देखिए जब इस तरह की कभी बात होती है, जब कोई चर्चा की जाती है कि हिंदी शब्द क्या है, तो लोगों का जवाब यही होता है कि संज्ञा है, या लोग इस तरह का विचार रखते हैं कि हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने दो बातें की हैं। उन्होंने आपको बताया है कि हिंदी शब्द जो है भाषा की विशेषता को व्यक्त कर रहा है कि भाषा क्या है, हिंदी है। चूंकि हिंदी एक भाषा की विशेषता है कि वो भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी क्या है, उस शब्द की विशेषता को बतलाने वाला है, और हिंदी क्या है, विशेषण है, पहला टर्म। दूसरी बात याद रखें कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इन लोगों की विशेषता है कि वो हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो हिंदी है वो क्या है, विशेषण है। क्यों, क्योंकि किसी भाषा की ये विशेषता है कि वो हिंदी है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर व्याकरण के दृष्टिकोण से विशेषण है। दो टर्म्स की बात हमने कर ली, एक तो यहाँ पर आपने देखा, दूसरा यहाँ पर देखा। आइए अगले टर्म की बात करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ जो शब्द आता है वो आता है सिंधु। सिंधु, सिंधु के बाद आ जाता है हिंदू, फिर आ जाता है हिंद, फिर आ जाता है हिंदीक, और फिर आ जाता है हिंदी। आप जानते हैं ये जो शब्द है हिंदीक, इसका प्रयोग जो हुआ है वो कहीं ना कहीं ईरानी विद्वानों के द्वारा किया गया है, या यूं कह लें कि ईरान के जो रचनाकार हैं या वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हिंदी शब्द का भी प्रयोग किया है। बाद में क का लोप करके क्या बना दिया गया है, हिंदी बना दिया गया है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी का और हिंदी, ये क्या होता है, इसका एक क्रम होता है। हिंदी शब्द के व्युत्पत्ति की बात मैं कर रहा हूँ कि हिंदी शब्द कैसे बना। ये मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ, हिंदी शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। दो तीन सवाल आपको जो सवाल के रूप में प्रश्न जो आए हैं, प्रश्न की प्रश्नावली के रूप में याद रखना है। वो क्या है कि हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है। और तीसरा पॉइंट, हिंदी में प्रत्यय कैसा लगा है, ई, जो कि क्या है, फारसी या ईरानी है। दो तीन पॉइंट यहीं पर आप और याद रख लें कि हिंदी क्या है, स्त्रीलिंग है। हिंदी शब्द की बात की जा रही, ध्यान रखें। हिंदी शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। और क्या है, और ये एक वचन में है। दो फैक्ट आप यहाँ याद रखेंगे कि हिंदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है, और क्या है, एक वचन में है। और उसके अलावा क्या है, विशेषण है। उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर, क्या है, विशेषण है। और क्या है,
स्त्रीलिंग एकवचन। ये सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं किस भाषा का है। अगर हिंदी शब्द के भाषा की बात की जाए तो आप कहेंगे फारसी। अगर विकल्प में फारसी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप ईरानी को सही मान लेंगे। ये आप याद रखेंगे। इतना फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर आइए आगे देखते हैं। आपको बता दें, एक जैन विद्वान है जिनका नाम है कालकाचार्य। क्या नाम है? ये है जैन विद्वान और नाम इनका क्या है? कालकाचार्य। जैन विद्वान कालकाचार्य के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम होता है जैन महाराष्ट्री। क्या होता है? जैन महाराष्ट्री ग्रंथ है। इसमें इन्होंने क्या किया है? हिंदीक शब्द का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? हिंदीक शब्द का उल्लेख किया। किसने किया है? तो जैन विद्वान कालकाचार्य जी ने किया है। दो तीन चीजें और। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो तरीके से आपको मिलता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और दो एक विद्वान हैं, उनके मत जो हैं उस पर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, यहां पर आपका एक कवि है जिसका नाम है औफी। औफी। अगर कहा जाए कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो एक जवाब आपको ये मान करके रखना, क्योंकि सवाल आता है और औफी विकल्प में है तो प्रायोरिटी आपको औफी को देनी चाहिए कि कवि औफी क्या करते हैं? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। आपको जरा सा भी इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत क्लियर करके इस बात को आप समझ लें। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए तो एक विद्वान है औफी जो कि कवि हैं। ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? इनका ताल्लुकात जो है वो भी कहाँ से है? ईरान या फारस से ही है। तो इनके द्वारा क्या किया गया? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगर पूछ ले कि हिंदी शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है तो जैन विद्वान है कालकाचार्य। इनके द्वारा जैन महाराष्ट्री ग्रंथ में क्या किया गया है? हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी पॉइंट, आप एक नाम और याद रखेंगे, नाम होता है शरफुद्दीन यल्दी। इनके द्वारा क्या नाम है? शरफुद्दीन यल्दी। इन्होंने लिखा जफरनामा। जफरनामा क्या है? इनकी एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है? हिंदी के बारे में चर्चा की है। किसमें किया है? जफरनामा में किया है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग अगर मैं कहूं, आप मानकर चलें 1424 में, एक समय आपका है 1424, ये इसमें इन्होंने क्या किया है? 1424 में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग। किसका? हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। मैंने फिर से आपको बताने का प्रयास किया कि शरफुद्दीन यल्दी यहाँ पर जफरनामा ग्रंथ में 1424 ईस्वी में ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर औफी है तो औफी को आप सही मानेंगे, विद्वानों में मतभेद है। यहाँ आप देखेंगे अगर वो नहीं है, शरफुद्दीन यल्दी जफरनामा की बात आएगी तो इनको भी आप सही मानेंगे। अगर वो नहीं है तो किसका प्रयोग किया इन्होंने? सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। आइए आगे इसके बारे में देखते हैं। एक विद्वान है, आपके भाषाविद हैं धीरेन्द्र वर्मा। क्या नाम है? अगले विद्वान का नाम है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा भाषाविद हैं। इन्होंने हिंदी शब्द के बारे में कहा कि जो हिंदवी शब्द है, आप जब देखेंगे हिंदी के बारे में तो जानते हैं जब प्राचीन काल में पहले हिंदी शब्द का प्रयोग होता था तो हिंदी शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। ऐसी स्थिति में पूरा भारतवर्ष, जिसको आप कहते हैं अखंड भारत, पूरे भारतवर्ष की वस्तुओं का, पूरे भारतवर्ष के लोगों का, पूरे भारतवर्ष के समग्र क्षेत्र का मतलब किससे था? हिंदी से था। परंतु कालांतर में जब मुस्लिम विद्वान और अरब और ईरानी विद्वानों के द्वारा या उन लोगों के द्वारा इसका नामकरण किया गया और जब भारतीय मुसलमानों ने हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया, तब हिंदी शब्द का अर्थ सीमित होता जाता है और बाद में इसका प्रयोग हम दो अर्थों में पढ़ते हैं। इसीलिए एक पढ़ते हैं व्यापक अर्थ में और दूसरा प्रयोग पढ़ते हैं इसके सामान्य अर्थ में।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो कि भाषाविद हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ अमरकोश में क्या कहा है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? अमीर खुसरो कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे धीरेन्द्र वर्मा, आप केवल नाम याद रखेंगे। धीरेन्द्र वर्मा जी ने क्या किया है? ग्रंथ है इनका अमरकोश, और अपने ग्रंथ में इन्होंने क्या बताया है कि अमीर खुसरो ने क्या किया है? अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने हिंदवी का प्रयोग किया है, अगर विकल्प में अमीर खुसरो दिया है, ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात समझ रहे हैं। पूछ ले कि अमीर खुसरो ने हिंदवी का प्रयोग किया, ऐसा कौन विद्वान कह रहा है, कौन भाषाविद? तो धीरेन्द्र वर्मा। कहां पर कह रहे हैं? तो अपने ग्रंथ अमरकोश में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक व्यक्ति है, जब यहां पर उर्दू के विद्वानों की बात की जा रही है, उसी क्रम में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नूर मोहम्मद, और नूर मोहम्मद एक कवि है और वो यहाँ पर लिखता है कुछ, वो भी हिंदी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नाम आपको याद रखना, कोई बड़ा विशेष उल्लेख नहीं करना इस बात का, परंतु थोड़ा सा आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ नूर मोहम्मद का नाम भी इस संदर्भ में लिया जाता है, तो आप उसके नाम को भी ध्यान रखेंगे। अगर बात ऐसे की जाए, अगर इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाए कि हिंदी का यहाँ पर कवि जो हिंदी के बारे में चर्चा कर रहा है, तो नूर मोहम्मद ये क्या है? ये हिंदी के कवि हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब प्रारंभ हुआ, इसका शुरुआत हो रही है, शुरुआत के क्रम में नूर मोहम्मद कौन है? हिंदी के कवि हैं जो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बाद में बहुत विवाद भी होता है, लोग इस विवाद की स्थिति को भांपते हैं और इनके द्वारा कुछ पंक्तियां कही जाती हैं कि जो मतलब ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं उन लोगों से मुझे दूर ही रहना चाहिए। तो पंक्तियां इनकी कुछ इस तरह से रही हैं, जो ज़्यादा हिंदी बोलता है मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि हिंदू मग पर पाँव न राखों। क्या कहा? हिंदू मग, मग माने मार्ग, हिंदू मग पर पाँव न राखों, और क्या कहा कि जो बहुतो हिंदी भाखों। जो बहुतो हिंदी भाखों का क्या मतलब है? कि जो बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मैं क्या करूं, उनसे मैं बिल्कुल भी संबंध नहीं रखूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? नूर मोहम्मद, जो कि पहले हिंदी के कवि रहे। इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। देखिए, अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के पूर्व, 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है, 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी शब्द का प्रयोग उर्दू के अर्थ में किया जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मूल रूप से आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जब देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात हुआ, तब भी कौन कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो पहली बात तो विदेशी व्यक्ति है, दूसरी बात किस भाषा का है? वो उर्दू का प्राध्यापक है। और वो क्या करता है? आपका ग्रंथ लिखता है इस्तवारदरा लिटरेचर हिंदुस्तानी, और अपने इसी ग्रंथ में उन्होंने क्या किया है? हिंदी के साहित्य इतिहास परंपरा को लिखा है। तो यहाँ आप ये देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर उर्दू की प्रधानता है। हिंदी के कवियों का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण बड़ा थोड़ा सा किया गया, मतलब कम मात्रा में कवियों की संख्या रखी गई, कम गिनती की संख्या कम रही उनकी। मतलब क्यों? क्योंकि मूल रूप से व्यक्ति किसका है? उर्दू का है। मैंने यहाँ क्या बताने का प्रयास किया कि 19वीं शताब्दी के पूर्व जो हिंदी बोली जा रही है, या जिस हिंदी की चर्चा हम कर रहे हैं, वो मूल रूप से क्या है? उर्दू है। एक फैक्ट और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उर्दू को रेखता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? रेखता भी कहा गया है। और रेखता का तात्पर्य क्या है? किस संदर्भ में रेखता का प्रयोग होता था? तो आइए उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। रेखता का प्रयोग होता था, तो रेखता का प्रयोग यहां पर क्या है? गिरा हुआ। मूल रूप से यहां पर रेखता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? गिरा हुआ या ढेर। गिरे हुए वस्तुओं को इकट्ठा करके उसका ढेर बना लेना या गिरा हुआ, ऐसा शाब्दिक अर्थ किसका होता है?
रेखता का होता है। और यहाँ पर जो रेखता है वो किसके अर्थ में प्रयोग हो रही है? उर्दू के अर्थ में प्रयोग की जा रही है। आइए तो एक फैक्ट और भी हैं जो आपको यहाँ जानने चाहिए। अभी आपने देखा था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उर्दू किस भाषा का शब्द है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बताएं कि इसको आप क्या कहेंगे। आपने देखा कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द की बात मैंने की। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो मूल रूप से उर्दू शब्द किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। और यहाँ उर्दू से अभिप्राय क्या है? मैंने आपको ये बताया अभी कि उर्दू जो है वो किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा रेखता के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और रेखता का मतलब क्या होता है? ढेर होता है या गिरा हुआ होता है। ठीक है, यहां तक हमने मित्रों देखा कि हम हिंदी शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द का या यूं कह लें हिंदी का आधुनिक अर्थ में प्रयोग कैप्टन टेलन के द्वारा किया गया है। नाम आप याद रखेंगे, क्या कहा मैंने? कैप्टन टेलन के द्वारा। यहां मैंने आपको बताया कि हिंदी का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? कैप्टन टेलन के द्वारा किया गया है। दूसरी बात, अब एक फैक्ट आप और याद रखेंगे। अभी हम चर्चा जो कर रहे थे मूल रूप से पूरे कक्षा में अभी हमने जो बात की है वो पूरा हमारा जो केंद्र बिंदु रहा है वो कहाँ रहा है? शब्द पर, कि हिंदी शब्द क्या है। कई फैक्ट मैंने इनसे जोड़े कि हिंदी शब्द एक विशेषण है। दूसरी बात मैंने की ये स्त्रीलिंग है, एक वचन में है। व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? विशेषण है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी या ईरानी भाषा का है। ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। फिलहाल एक शब्द और मैंने बताया कि जो हिंदी है इसका 19वीं शताब्दी के पूर्व जो प्रयोग होता रहा वो किस रूप में? उर्दू के रूप में होता रहा। उर्दू को ही हम क्या कहते थे? रेखता कहते थे। और रेखता का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ या ढेर। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि उर्दू का जो अर्थ है, उर्दू का जो प्रयोग है वो हिंदी के रूप में 19वीं शताब्दी के पहले हो रहा है। दूसरी बात याद रखेंगे कि जो यहाँ पर रेखता शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? उर्दू के लिए। और रेखता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ या ढेर होता है। एक पॉइंट यहीं पर मैंने आपको और बताया कि उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो तुर्की भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है? खेमा होता है। इतनी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। यहाँ मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग कौन कर रहा है? तो कैप्टन टेलन के द्वारा किया जा रहा है। एक अन्य फैक्ट की चर्चा करते हैं। चूंकि भाषाविद हैं और भाषाविद होने के नाते इनके द्वारा कहे गए कथन का महत्व तो यहाँ बढ़ जाता है। और इसी को संदर्भित करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक भाषाविद हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में, कब? 7वीं 8वीं शताब्दी में क्या किया है? एक ग्रंथ लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, मतलब इन्होंने इसको बताया है कि 7वीं 8वीं शताब्दी में एक ग्रंथ है जिसका नाम होता है निशीथ चूर्ण। और इस निशीथ चूर्ण नामक ग्रंथ में किसका प्रयोग मिलता है? हिंदू शब्द का। ऐसी मान्यता इनकी है, ऐसा इन्होंने माना है कि 7वीं 8वीं शताब्दी का ग्रंथ जिसका नाम होता है निशीथ चूर्ण, इस ग्रंथ में क्या मिलता है? हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। क्यों मैं इस बात को बता रहा हूँ? क्योंकि ये क्या है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक भाषाविद हैं। अभी हम बात कर रहे थे मूल रूप से आज का हमारा जो विषय है, हमने पहले बता दिया था कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। आज के इस अध्याय में हमने आपसे वार्ता की कि हिंदी शब्द क्या है, हिंदी शब्द के बारे में और हिंदी शब्द से ही जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में।
मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज की जो ये वार्ता है वो हिंदी शब्द से संबंधित है और अगली कक्षा में जब मैं आपसे मुखातिब हूंगा तब मैं बात करूंगा आपसे भाषाओं की। भाषा क्या होती है, भाषा का माध्यम क्या होता है, भाषा का प्रयोग किन आधारों पर किया जा सकता है, अन्य तथ्यों पर चर्चा की जाएगी, अन्य भारतीय भाषाओं की भी बात की जाएगी, किस भाषा परिवार से है, रूप क्या, इत्यादि। अतः अगली कक्षा में जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपके इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ूंगा जो कि आज आपका विषय था हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। दूसरी बात, आपसे एक निवेदन है, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है या आपको कोई त्रुटि लग रही है, कुछ भी आपको कोई सुझाव देना है, किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या है या कोई भी आपका सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, अपने राय को अवश्य दें। दूसरा आपसे निवेदन यह है कि अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक करें, अगर आपको लगता है कि लाइक करने लायक है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।